Hello everybody. Today we are going to discuss about the lime. तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि हम अपना 110% विजन के साथ पढ़ाई करेंगे, सिलेबस को उसी हिसाब से कवर अप करेंगे, हर चीज के कॉज को ओरिजिन को जानने की कोशिश करेंगे और हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम लिख लिख कर पढ़ें। बिकॉज आप सभी को मैंने पहले भी कहा था जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि आप लोगों का लिख कर पढ़ने में चीजें ज्यादा अच्छे से कवर अप हो पाती हैं। और सिविल इंजीनियरिंग जब आप लोग पढ़ते हैं तो एक ही बार में अगर आप लोगों को कंसेप्ट याद है तो आप इस कंसेप्ट को हर एग्जाम में लगा सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए आईएएस गेट, ऑब्वियसली गेट में तो नहीं आता, लेकिन पीएसयू जैसे एग्जाम, स्टेट एई जेई जैसे एग्जाम में भी आप अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम समझ समझ कर लिख लिख कर चीजों को जानने की कोशिश करें और जहां इंपॉर्टेंट लगता है वहां मैं आप लोगों को पिक्चर या जीआईएफ की हेल्प से भी प्रोसेस शो कर दूंगा। तो टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइम। जैसे कि पिक्चर में भी दिख रहा है, और हिंदी में हम लोग लाइम को कहते हैं चूना। आप लोगों ने देखा होगा चूना बहुत जगह काम आता है। व्हाइट वॉशिंग में भी काम आता है, मोटार बनाने में भी काम आता है, खैनी में भी काम आता है। खैर, खैनी वाले चूने की बात करते हैं। खैनी वाला चूना आप लोगों ने देखा होगा तो जनरली वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में कैसे बनाया जाता है? ओरिजिनली आपका जो चूना होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में ही रहता है, लेकिन क्या होता है उसमें एक प्रकार का लिक्विड मिलाया जाता है जिसके बाद आपका चूना लिक्विफाइड फॉर्मेट पे आ जाता है। अब बात आती है कि जो लाइम है वो बेसिकली डिफाइन कैसे किया गया है हमारे बाइंडिंग मटेरियल में। लाइम इज अ काइंड ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल। हमारा लाइम जो है वो एक बाइंडिंग मटेरियल है। पहले के जमाने में क्या होता था कि हम लोग जब मैसनरी स्ट्रक्चर बनाते थे, मैसनरी स्ट्रक्चर मतलब या तो हम ब्रिक मैसनरी बनाते थे या हम स्टोन मैसनरी बनाते थे, तो हम आपस में जो ब्रिक्स को जोड़ते थे या स्टोन्स को जोड़ते थे वो लाइम के द्वारा जोड़ते थे। तो आजकल तो सीमेंट आने लग गया। अब सीमेंट क्यों बनाया है ये हम लास्ट तक जाते जाते सब समझ जाएंगे। लास्ट तक आपको ये भी समझ आ जाएगा कि सीमेंट क्यों बनाया है, क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, और अगर सीमेंट के साथ लाइम मिला दिया जाए तो क्या बनता है, वो सब चीजें जान जाओगे। लेकिन पहले के जमाने में लाइम यूज करते थे। तो लाइम इज अ काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल जो दो चीजों को बांधने का काम आता है। जैसे फेविकोल है। आई नो वन थिंग कि आप लोगों का जो फेविकोल होता है, फेविकोल आपके दो मटेरियल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है ऑब्वियसली। तो वहां फेविकोल को आप लाइम की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब लाइम क्या एक बाइंडिंग मटेरियल है, बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। अब बात आती है यहां पर कि लाइम के सोर्सेज क्या हैं। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ लाइम, हमें लाइम मिलता कहां से है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को लाइम मिलता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। जो मेजर सोर्स होता है आपके लाइम का वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। हालांकि हम लोग रॉक्स एंड स्टोन्स में सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। ऐसी रॉक्स जो लेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, आपको याद रखना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के लिए। ऐसी रॉक्स जो लेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेरिक फॉर्म का मतलब होता है जो लेयर्स में प्रेजेंट होती है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है। तो लेयर्स में जो रॉक्स प्रेजेंट होती है उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, बस इतनी सी परिभाषा। अब उसी सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से हमें लाइम मिलता है, बहुत अच्छा। उसके बाद एक और एग्जांपल आता है जिसको हम लोग कहते हैं कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स आर द काइंड ऑफ प्लांट्स जो समुद्र में पाए जाते हैं। जैसा कि पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है, ये कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। अब कोरल रीफ भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कलर्ड, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। एक पेड़ आपको कलर्ड दिख रहा है, एक पेड़ हल्का आप लोगों को व्हाइटिश दिख रहा है। तो बेसिकली ये कलर या व्हाइट कैसा होता है, दोनों ही आप लोगों को लाइन देते हैं। मैं थोड़ा बहुत बस वैसे ही बता रहा हूं कि जो आपका कलर्ड कोरल लीफ होता है, ये कलर्ड सिर्फ और सिर्फ अपनी एक प्रॉपर्टी की वजह से होता है कि इसके ऊपर एल्गे जमता है। उस एल्गे के कारण और रिफ्रैक्शन के कारण ये कलर शो करता है। आई होप यू नो व्हाट इज एल्गे, काई। और जब ये कलर नहीं शो करता, यानी ये व्हाइट कलर का होता है, तो उस पे एल्गे नहीं होता। हम उसको एक और नाम से भी जानते हैं, वी कॉल इट एज द ब्लीच्ड कोरल रीफ। हम इसे ब्लीच्ड कोरल रीफ के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए।
तीसरा मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल आता है जहां से मुझे अपना लाइम मिलता है, दैट इज द कंकड़। अब यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को जानने की जरूरत है। जनरली ये तीन चीजों से बहुत अच्छी तरह से हमको लाइम मिलता है। लाइमस्टोन और कंकड़ से जो मुझे लाइम मिलता है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ द लाइम होता है। इम्प्योर फॉर्म का मतलब आपको लाइम के साथ साथ यहां पर कुछ इंप्योरिटीज भी देखने को मिलेंगे, कुछ फॉरेन एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कोरल रीफ से आप लोगों को लाइम मिलता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइम होता है। वी नीड टू लर्न इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोरल रीफ से हम लोगों को लाइम मिलता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम होता है, उसमें सिर्फ लाइम होता है और कुछ नहीं होता। यहां पर आप लोगों को जो लाइम मिलता है उसके अंदर आप लोगों को लाइम के साथ साथ कुछ इंप्योरिटीज मिलेगी, जैसे कुछ क्ले पार्टिकल्स आ सकते हैं। अब क्ले पार्टिकल्स की वजह से बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, सिलिका कंपाउंड्स उपस्थित होते हैं इसके अंदर। तो ये कुछ इंप्योरिटीज आप लोगों को कंकड़ और लाइमस्टोन से जो लाइम ऑब्टेन्ड होता है उसमें देखने को मिल जाती है। क्लियर है? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी लाइम के बारे में कुछ रिएक्शंस आप लोगों को जाननी है कि हाउ वी गेट द लाइम फ्रॉम द लाइमस्टोन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब हम लाइमस्टोन की बात करते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। तो जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, यही कैल्शियम कार्बोनेट आगे टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को आप लोग कहते हो क्विकलाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड आप लोगों का कहलाता है क्विकलाइम। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि व्हाई डू वी कॉल इट एज द क्विकलाइम। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो, क्विकलाइम इसको बोलने का एक रीजन होता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब इस क्विकलाइम को आप किसी पानी के साथ में कांटेक्ट में लाते हो, भाई ये तो CO2 गैस है, डेफिनेटली CO2 गैस जो है वो उड़ने वाली है यहां से, जो आपके पास बचता है वो क्विकलाइम होता है। इस क्विकलाइम को, CaO को, जब हम पानी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो डेफिनेटली ये तुरंत एक वाइग्रस रिएक्शन शो करता है। मतलब देयर विल बी वेरी रैपिड रिएक्शन। यहां इसके साथ कांटेक्ट में लाते ही बहुत जल्दी ये पानी के साथ रिएक्ट करता है। बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करने के कारण हम इसको क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, क्विक वर्ड यहां पर देते हैं। अब जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली ये बनाता है यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब इसमें से हीट इवॉल्व होती है। आपने कई बार देखा होगा, आपने घरों में डिस्टेंपर अगर कराया है तो डिस्टेंपर कराने से पहले आप लोग उसमें पानी मिलाते हो। डिस्टेंपर में लाइम होता है, जब आप पानी मिलाते हो तो अचानक से एक रिएक्शन होती है और वो गर्म हो जाता है, तो उसमें से हीट निकलती है। ठीक है, ये जो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको हम लोग नाम देते हैं स्लेग्ड लाइम। अब यहां दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। किसी भी बाइंडिंग मटेरियल को, चाहे वो सीमेंट हो चाहे वो लाइम हो, आप जब उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हीट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं। किसी भी मटेरियल को जब हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो वी कॉल इट एज द कैल्सिनेशन प्रोसेस। आपको ये चीज याद रखनी है। और जब आप किसी मटेरियल को पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और पानी के साथ आप लोगों ने अपने लाइम को रिएक्ट करा है यहां पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं स्लैकिंग। ये भी आप लोगों को याद करना है, काफी जरूरी है, पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। अब स्लेकिंग प्रोसेस क्या है? व्हेन द लाइम रिएक्ट विद वाटर एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी स्लेकिंग प्रोसेस की वजह से हमने इसका नाम रखा है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक तो इसकी ज्यादा वॉल्यूम हो जाती है, मतलब स्लेक्ड लाइम जो है वो थोड़ा रिएक्ट करने के बाद फूल जाता है। कितनी वॉल्यूम होती है? 2 to 2.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। अपनी इनिशियल वॉल्यूम का 2 से 2.5 गुना हो जाता है। अब किसी की भी अगर वॉल्यूम बढ़ती है, भाई आप अपनी बॉडी से ही लगाइए, अगर आपकी बॉडी खाना खाने के बाद या किसी कारण से ज्यादा आराम करने से फूल जाती है तो आप उसको कहते हो मोटा हो रहा है, हो रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फैट लाइन। व्हाई डू वी कॉल इट एज द फैट लाइन? क्योंकि ये अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? अब होता क्या है, थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में चलते हैं यहां पर।
जब आप लोगों का स्लेकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो स्लेकिंग प्रोसेस होने के बाद आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो चुका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप थोड़ी देर के लिए रख देते हो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रखने के बाद ये डेफिनेटली आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने वाला है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, और ये थोड़ी देर में सूख जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुरंत आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करना शुरू कर देता है अगर आप इसको छोड़ देते हो। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है दोबारा से। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के तौर पे आपके लिक्विड में बैठ जाता है, और आपका पानी एज इट इज वहां पर अलग ही दिखने लग जाता है। यानी अगर आप अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने पानी मिलाया, रिएक्शन कर दी, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो वो फर्दर एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर देगा, और आपका कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट के तौर पे नीचे बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत पानी, अगर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो अलग हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को जब भी कोई मटेरियल आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कार्बोनेशन। अब क्या हो रहा है? I know one thing, when it will be going to react with carbon dioxide, that is called carbonation, and due to the reaction of the calcium hydroxide with carbon dioxide, calcium hydroxide जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली सेट होगा। तो ये सेट होता है एयर के कांटेक्ट में आके, सेट विद एयर, सेट इन कांटेक्ट विद एयर, एंड आई एम सेइंग दैट इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एयर सेटिंग। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एयर सेटिंग। ये चीज आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ मेजर मेजर बातें बताई हैं, आप थोड़ा सा समझकर चलो। तीन जरूरी बात क्या क्या आई है? एक, हम लोगों ने जाना है कैल्सिनेशन क्या होता है। एक, हम लोगों ने जाना है स्लेकिंग क्या होता है। एक, हम लोगों ने जाना है एयर सेटिंग कैसे होती है। ये तीन प्रोसेस आपको याद होने चाहिए, आपके काम आ सकते हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम लोग मैसनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, whenever we are talking about the masonry structure, तो डेफिनेटली आई कैन से कि अगर मैं स्टोन मैसनरी की बात करूं या ब्रिक मैसनरी की भी बात कर लेते हैं, तो देयर आर सम पोर्शंस जहां बीच में आप लोगों का मोटार भरा जाता है। एंड आई हैव ऑलरेडी सेड कि जब सीमेंट नहीं बना था तो लाइम से ही सारा काम आप लोग करते थे। ठीक है, लाइम इज प्रेजेंट विद अस नाउ, एंड इन बिटवीन पोर्शंस में मैं ये बात कह सकता हूं कि एयर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्टी, या देयर कैन बी द एब्सेंस ऑफ एयर। अब अगर एयर की एब्सेंस है तो मैं ये बात कह सकता हूं कि एयर सेटिंग कैन नॉट बी पॉसिबल हेयर, एयर सेटिंग इज वेरी डिफिकल्ट हेयर। तो अब यहां पर क्या होता है, एयर सेटिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है अगर मैं पीछे वाले प्रोसेस की बात करता हूं। अगर मैं किसी मैसनरी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर इन बिटवीन द मैसनरी स्ट्रक्चर्स आपका सेटिंग नहीं हो पाता। और आप कई बार देखोगे कि सपोज आपने दो ऑब्जेक्ट को लाइन की हेल्प से जोड़ा, दो ब्रिक या दो स्टोन्स को लाइन की हेल्प से जोड़ा, लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से वो सेट नहीं हो पाए, तो आप कितनी भी देर बाद उनको हिलाओगे ना तो उनका मोटार बीच में सूखा हुआ नहीं, गीला ही मिलेगा आपको, वो सूख ही नहीं पाया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि फेविकॉल लगाने के बाद भी अगर ऑब्जेक्ट आप लोगों का ढंग से आपने चिपका के तो रख दिया, लेकिन उसमें कई बार हम बाहर से एक्सटर्नल एयर प्रेशर डालते हैं ताकि एयर सेटिंग हो जाए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं? तो यहां पर एक और टर्म हमारे पास डिफाइंड होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिटी। As I have already told you कि sometimes due to the absence of air there cannot be the process of carbonation, और आपका बाइंडिंग मटेरियल सेट नहीं हो पाता। तो हाइड्रोलिसिटी क्या है? एनी बाइंडिंग मटेरियल जब आप लोगों का डैम्प लोकेशन में भी सेट हो जाता है, आप इस बात को समझना, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी बाइंडिंग मटेरियल, कोई भी बाइंडिंग मटेरियल जब डैम्प लोकेशंस में भी सेट हो जाता है, एंडिंग बाइंडिंग मटेरियल कैन सेट इन डैम्प लोकेशन या मॉइस्चर्ड लोकेशन। जहां आप लोगों का थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है वहां पर भी अगर कोई भी मटेरियल सेट हो जाता है
तो वो मटेरियल आप लोगों की जो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हाइड्रोलिसिटी। काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये चौथी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर दी हमने। सबसे पहली करी कैल्सिनेशन, दूसरी करी स्लेकिंग, तीसरी करी कार्बोनेशन या एयर सेटिंग, चौथी करी है हम लोगों ने हाइड्रोलिसिटी। तो एक प्रॉपर्टी जिसके कारण वो डैम्प लोकेशन पे भी सेट हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोलिसिटी के नाम से जानते हैं। अब वो लाइन जो हाइड्रोलिसिटी शो करता है, लाइन शोज हाइड्रोलिसिटी, वो लाइन जो हाइड्रोलिसिटी शो करता है, उस लाइन को हम लोग नाम देंगे हाइड्रोलिक लाइन। आप इस बात को समझ पाए? दैट लाइन इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लाइन, यानी दैट लाइन विच कैन सेट इवन इन द डैम्प लोकेशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लाइन, कॉमन है। अब हाइड्रोलिक लाइन भी दो टाइप के होते हैं। वन कैन बी द नेचुरल हाइड्रोलिक लाइन and another one can be the artificial hydraulic line. As the name suggests, जो नेचुरल हाइड्रोलिक लाइन है उसमें तो मुझे कुछ करना नहीं, यानी ऑलरेडी लाइम है और उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज है, उसको हम लोग नेचुरल हाइड्रोलिक लाइन कहते हैं। अगर मैं बाहर से एक्सटर्नली इंप्योरिटीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं या ऐड कर रहा हूं, तो वो आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइन कहलाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनते हुए चलना, काफी ज्यादा जरूरी बात है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि whenever the lime plus impurities are present, lime plus impurities present naturally, जब आप लोगों के लाइम में इंप्योरिटीज या जो हम लाइमस्टोन से निकाल रहे हैं या कंकड़ से लाइमस्टोन मिल रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड नेचुरल हाइड्रोलिक लाइन। सिंपल सी बात है। लेकिन बात होती है यहां पर कि वो इंप्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वो इंप्योरिटीज मेरी यहां पर हो सकती है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकेट्स, सल्फेट्स, उसके बाद क्ले इन ऑप्टिमम कंटेंट। अब ये ऑप्टिमम कंटेंट को थोड़ा सा समझकर चल लीजिएगा। ऑप्टिमम कंटेंट कितना है? नॉट लेस देन 30%, यानी लेस देन और इक्वल टू 30%, नॉट ग्रेटर देन 30%, मैक्सिमम 30% ही रखा गया है। वो लाइम आप लोगों को क्या देता है? नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम। अब यहां पर बात आती है ऑप्टिमम वर्ड का मतलब क्या है। ऑप्टिमम वर्ड आप सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम वर्ड आप लोग इरिगेशन में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑप्टिमम वर्ड मशीन में भी यूज करते हैं। इट इज एन इंग्लिश वर्ड। इसका मतलब समझ के चलो। ऑप्टिमम मींस जहां एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। ऑप्टिमम मींस इट इज हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जहां मैक्सिमम होगी वो ऑप्टिमम होगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? मैंने आपको कहा कि अगर आप लोग 3 घंटे सोते हैं तो आप देखते हैं आपका सारा दिन थका थका रहता है, आप इरिटेट हो जाते हैं। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आप देखते हैं आप फ्रेश रहते हैं, आप काम भी ज्यादा एफिशिएंटली कर रहे हैं, मतलब काम ज्यादा कर रहे हैं, और पूरा दिन आपका फ्रेश एकदम बढ़िया तरीके से पॉजिटिविटी के साथ रहता है। अगर आप 12 घंटे सो जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपने सोने में टाइम निकाल दिया, आप काम कर ही नहीं पाए। तो 3 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे, अब इन तीनों को अगर मैं ऑब्जर्व करना चाहूं तो आई कैन डेफिनेटली से कि जो 8 घंटे वाला टाइम है, उस 8 घंटे वाले टाइम में मैंने काम भी कर लिया, मैंने बॉडी के लिए सफिशिएंट नींद भी ले ली, और मैं पूरा दिन पॉजिटिव भी रहा। ना तो 12 घंटे ना 3 घंटे। तो वो जो 8 घंटे वाला टाइम है, वहां मुझे आउटपुट मैक्सिमम मिल रहा है। मेरे जो बॉडी का काम है, मैं अपने बॉडी का काम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कर पा रहा हूं, यानी मैक्सिमम आउटपुट मुझे मिल रहा है। तो वो स्टेट जहां मैक्सिमम आउटपुट मिलता है उसको ऑप्टिमम कहते हैं। आप मेरी बात को समझ पाए? अब क्या होता है यहां पर कि अगर इंप्योरिटीज ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? भाई आपको कंसेप्ट तो आना चाहिए ना। अगर इंप्योरिटीज ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली लाइम कम पड़ेगा, रिएक्शन कम हो जाएगी, और लाइम अगर कम हो गया तो आपका बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ढंग से नहीं आ पाएगी, आपका स्ट्रेंथ ढंग से नहीं आ पाएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने कहा अगर आप लोगों की इंप्योरिटीज ज्यादा हो गई, यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, इफ इंप्योरिटीज मोर, अगर आप लोगों की इंप्योरिटीज ज्यादा हो गई तो क्या होगा? भाई आई कैन से डेफिशिएंसी ऑफ द लाइम विल बी देयर, आपका लाइम वहां पे कम हो जाएगा, ड्यू टू विच लाइम के जितने भी फंक्शन थे, लाइम के जितने भी फंक्शन थे, क्या फंक्शन थे लाइम के? आई कैन से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी आपकी, स्ट्रेंथ विल रिड्यूस। आई कैन से
सेटिंग विल रिड्यूस, आपका स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा और सेटिंग भी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सेटिंग बोले तो बाइंडिंग, आप लिख सकते हो बाइंडिंग विल रिड्यूस। तो अब आपको ये दो चीजें ध्यान में आई, लाइन के फंक्शन कम हो जाएंगे। अब यहां पर बात आती है, अगर आप लोगों का इंप्योरिटीज कम हो गया तो क्या होगा? अगर आप लोगों की इंप्योरिटीज कम हो गई, इंप्योरिटीज वेरी लेस, तो आई कैन से वन थिंग, इंप्योरिटीज वेरी लेस का मतलब है प्योर फॉर्म ऑफ द लाइन, मतलब लाइन ज्यादा है आप लोगों का। तो मैंने कहा लाइन यहां पर ज्यादा हो गया अभी। अब एक बात को समझने की कोशिश करना, अगर लाइन आप लोगों का ज्यादा हो गया तो वो कहीं ना कहीं क्विक लाइन की स्टेट की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली जा रहा है। क्विक लाइन की स्टेट की तरफ जाने का मतलब है कि उसने अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज किया। आफ्टर स्लेकिंग प्रोसेस मुझे पता है स्लेक्ड लाइन बनेगा, स्लेक्ड लाइन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो मैंने कहा देयर विल बी मोर इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम, वहां पर आप लोगों का वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज होगा। एंड व्हेनेवर देयर विल बी मोर इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, तो देयर कैन बी द चांसेस ऑफ द साउंडनेस, वहां आप लोगों के साउंडनेस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। साउंडनेस क्या है? मैं अभी के लिए साउंडनेस को लिख रहा हूं क्रैक, और कुछ नहीं। मतलब मटेरियल जब फूलता है बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं फूलेगा तो फटेगा भी। whenever there will be too much increment in the volume of the material, गुब्बारे को फुलाते रहो तो फट ही जाएगा एक टाइम पे आके। तो ऐसे ही लाइम अगर ज्यादा है तो वहां पे बेंडिंग आपको ज्यादा मिलेगी। स्ट्रेंथ की बात नहीं करूंगा, स्लेकिंग की बात से ज्यादा समझ आएगा। स्लेकिंग ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा एक्सपैंड होगा, जिसके कारण सरफेस पे क्रैक आ जाएगा। उस प्रॉपर्टी को कहता हूं आप लोगों की साउंडनेस। ये चीजें क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? चलो, अनसाउंडनेस, सॉरी साउंडनेस नहीं अनसाउंडनेस लिख लेंगे, उस प्रॉपर्टी को कहता हूं अनसाउंडनेस। तो यहां पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए बोला गया ऑप्टिमम, ऑप्टिमम लाइन आप लोगों का रहना चाहिए। अब आर्टिफिशियल क्या है? व्हेन इंप्योरिटीज, व्हेन इंप्योरिटीज इन द लाइम इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली, जब आपकी इंप्योरिटीज आपके लाइम में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करी जाती है, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइन। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी जाना, मैं मान के चलता हूं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है। अब मेरे पास यहां पर बात आती है कि तीन टाइप के लाइम हमारे पास है। जनरली जनरली तीन टाइप के लाइम है। वन इज नोन टू बी एज द प्योर लाइम, अनदर वन इज नोन टू बी एज द हाइड्रोलिक लाइम, एंड द थर्ड वन इज नोन टू बी एज द पुअर लाइम। अब प्योर लाइम क्या है मुझे भी पता लगा है यहां पर। मैं कह सकता हूं लाइम ऑब्टेन फ्रॉम द प्योर लाइमस्टोन, जो मुझे प्योर लाइमस्टोन से मिलता है। लाइम ऑब्टेन फ्रॉम द प्योर लाइमस्टोन। देखिए, कोरल रीफ से जो लाइम मिलता है उसमें इंप्योरिटीज नहीं होती, वो भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों? अरे रिएक्शन किससे करेगा? लाइम अकेला रिएक्ट नहीं कर सकता, थोड़ी इंप्योरिटीज होती है तो कंट्रोल रिएक्शन रहती है। तो कंट्रोल में रहने के लिए इंप्योरिटीज जरूरी है। जैसे लाइफ है, अगर आपको जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए तो मैं एक बात कह सकता हूं कि आप सुखों को भोगना पसंद ही नहीं कर पाओगे। आपको सुख भोगना ही नहीं आएगा जब तक आपको यह ना पता हो दुख भी कुछ होता है। डेफिनेटली। अब आप लोग समझ के देखिए, मिट्टी और हीरे की अगर बात करता हूं तो मिट्टी ज्यादा कीमती है। कैसे? भाई मिट्टी में जान है, मिट्टी में तत्व है, मिट्टी में से जीवन निकल कर आता है। हम लोग भी मिट्टी के बने हैं, सारे जीव जंतु, हवा, पेड़, सब, हवा छोड़ो, पेड़, कीड़े मकोड़े सब मिट्टी से बने हैं। अब वही अगर मैं मिट्टी की बात करता हूं और मैं डायमंड की बात करता हूं, तो आप लोग मिट्टी की वैल्यू नहीं करते, आप डायमंड की वैल्यू करते हो। क्यों? अरे मिट्टी आपको पता है इतनी है, इतनी है, इतनी है कि मिट्टी के होने वाले सुखों को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, और डायमंड जरा सा है उसको ध्यान में दे रहे हो। तो इसीलिए अगर सुख ही सुख आ जाए ना तो भोग नहीं पाओगे, दुख होना जरूरी है। ऐसे ही अगर प्योर फॉर्म ऑफ द लाइम आ जाए तो लाइम काम नहीं कर पाएगा, कंट्रोल रिएक्शन नहीं हो पाएगी। देयर इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंप्योरिटीज इन द लाइम एज वेल। ओके, तो अभी मैं यहां पर बात करता हूं प्योर लाइमस्टोन से मिलता है। यहां अगर दूसरा पॉइंट लिखूं तो जो इंप्योरिटीज होती है वो कम होती है, लेस देन 5%। ओके, तो इंप्योरिटीज अगर मेरे पास कम है तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है। ये सब बातें हम लोगों ने देख ली है। तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है, जल्दी से रिएक्ट करता है, इसकी वजह से कुछ अलग 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 नाम इसके दिए जाते हैं। तो देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज द क्विक लाइम, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज द फैट लाइम। हम लोग प्योर लाइम को क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, फैट लाइम के नाम से भी जानते हैं,
हम लोग इसी को स्लेक्ड लाइन के नाम से भी जानते हैं। ये तीन चीजें हम लोगों ने अच्छे से देख ली। अगर मैं इसके कलर की बात करता हूं तो डेफिनेटली इसका कलर रहता है व्हाइटिश, प्योर व्हाइट कलर होता है। यूज कहां पर इसका मैं करता हूं? जनरली यूज करता हूं व्हाइट वॉशिंग में। इट इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग में क्यों यूज करते हैं? भाई घर चमकेगा ना, तो कॉमन सेंस की बात है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कास्टिक लाइन, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कास्टिक लाइन। चले, तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को प्योर लाइन की सारी बातें समझ में आ गई हैं। दो तीन चीजें मैं और ज्यादा इसके बारे में लिखवाना चाहूंगा। यहां से अगला पॉइंट है कि जो स्लरी होती है इस लाइन की, अब डेफिनेटली थोड़ा समझ के चलिएगा। स्लरी ऑफ प्योर लाइन वो व्हाइट कलर की होगी पूरी की पूरी। जो आप लोगों के व्हाइट कलर की स्लरी होती है पूरी की पूरी एकदम बढ़िया प्योर लाइन की होती है, उसको एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइन। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा व्हाई डू वी कॉल इट इज द मिल्क ऑफ लाइन, आई होप। उसके बाद मेरे पास यहां पर बात आती है, इस लाइन के अंदर इंप्योरिटीज तो है नहीं, और लाइन क्या है? बाइंडिंग है। लाइन क्या है? बाइंडिंग है। सॉइल मैकेनिक्स में आपने जाना होगा, द बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज आल्सो नोन बाय द टेक्निकल नेम कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो मैं कह सकता हूं बाइंडिंग अच्छी है तो इसको प्रॉपर्टी में हाई प्लास्टिसिटी शो करेगा। मतलब रटने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज द रीजन, और जैसे जैसे रीजन बन रहा है मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलो, यही है मेजरली। एक और लिख सकते हो, इसको प्लास्टरिंग में भी यूज किया जाता है। प्लास्टरिंग बोले तो व्हाइट वॉश ही, यही। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ हाइड्रोलिक लाइन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज हाइड्रोलिक लाइन, जिसके अंदर इंप्योरिटीज आप लोगों को देखने को मिलती है 30% तक। तो जनरली हाइड्रोलिक लाइन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या है? द लाइन विच इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोसिटी, जो एक्चुअल में डैम्प लोकेशन में सेट होने की पूरी पावर रखता है, उसको कहते हैं हाइड्रोलिक लाइन। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, पहली बात तो डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट लिख रहा हूं। इंप्योरिटीज कितनी होती है इसके अंदर? 5 to 30%, मतलब अप टू 30% इंप्योरिटीज जनरली प्रेजेंट रहती है। इसका कलर क्या होता है? ऑफ व्हाइट। ऑफ व्हाइट इज द कलर जिसमें आप लोगों को हल्का क्रीमी पैटर्न देखने को मिलेगा। क्रीम कलर होता है ना, हल्का क्रीमी पैटर्न आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। अब बात आती है, अपने कंट्रोल्ड रिएक्शन की वजह से ये सेट भी अच्छा होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी देता है। आप समझिए, देखो क्विक लाइम जो होता है, फैट लाइम, रिच लाइम भी कहते हैं हम उसे, तो वो स्ट्रेंथ नहीं देगा क्योंकि क्रैक कैन डेवलप ओवर दैट सरफेस। आप समझिए, लेकिन हाइड्रोलिक लाइम आपका स्ट्रेंथ देगा क्योंकि कंट्रोल्ड रिएक्शन है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, इट शोज द बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। इट शोज बेटर स्ट्रेंथ। ये वाला लाइन आपका बेटर स्ट्रेंथ एंड सेटिंग शो करता है। अब क्यों करता है वो रीजन आपको समझ में आ रहे हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। अब बात आती है यहां पर, इसमें क्या है, मैं एक बात कह सकता हूं कि लाइन की वजह से स्लेकिंग होती है। व्हाट इज स्लेकिंग? पानी के साथ रिएक्शन और हीट का इवोल्यूशन, हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। तो जितना प्योर फॉर्म होगा उतना हीट अच्छे से निकालेगा, इम्प्योर होता जाएगा हीट कम होती जाएगी, क्योंकि इम्प्योर का मतलब क्या है? कंट्रोल्ड रिएक्शन है। तो मैंने कहा डेफिनेटली यहां पर कह सकता हूं कि इसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं स्लेकिंग प्रोसेस थोड़ा लिमिटेड ही देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मेजर बात यहां से आती है कि यूज कहां पर किया जाता है। देखो ये मोटार में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो आप लोग मोटार बनाते हो ना, मोटार में इसका अच्छा खासा यूज आप लोगों को देखने को मिलता है। जनरली आप लोगों का व्हाइट मोटार बनता है। ठीक है, अब यहां पर मेजर तो यही है और कुछ है नहीं इसके बारे में। एक और चीज लिखवाना चाहूंगा, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन आती है, तीन टाइप से फर्दर क्लासिफाइड है। एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइन, एक छोटा सा काम मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा। इंग्लिश वर्ड है एमिनेंट, मॉडरेट और फीबल। आपको सिर्फ इनका मीनिंग जानना है, ये आप खुद से करेंगे। आपको सिर्फ इनका मीनिंग जानना है, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है व्हाई डू वी क्लासिफाइड एज एंड ये नाम क्यों रखे गए हैं। सिर्फ इंग्लिश मीनिंग के हिसाब से आपको इनके नाम आने चाहिए। ठीक है, चलिए, अब मेरे पास यहां पर बात आती है कि तीसरा मेरे पास जो लाइन आता है दैट इज कॉल्ड पुअर लाइन।
तो whenever I'm talking about the poor lime, I can definitely say कि पहला ही पॉइंट आएगा जिसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा हो। अब जब इम्प्योरिटीज आपकी 30% से भी ज्यादा हो जाती है तो आप लोगों का पुअर लाइम बनता है। अब देखिए इम्प्योरिटीज बढ़ती जा रही है तो मजेदार चीज नहीं होगी। अब लाइम कम हो गया, लाइम कम होगा तो स्लेकिंग भी शो नहीं करेगा, सेटिंग भी शो नहीं करेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने कहा नाइदर सेट नाइदर शोज स्लेकिंग एज वेल एज सेटिंग। ये ना तो स्लेकिंग शो करता है ना सेटिंग शो करता है। कलर कैसा होता है? मडी वाइट। इसका कलर आप लोगों का मडी वाइट हो जाता है, मतलब इंप्योरिटीज बढ़ती जा रही है तो वो नूर चेहरे का खत्म होता जाएगा ना। जब गंदी आदतें इंसान के पास आ जाती है ना तो याद रखना आप देखने वाले होने चाहिए, चेहरा देखकर पता लग जाता है किसकी फितरत कितनी है। आप कभी भी देखना, मैं आपको एक फैक्चुअल चीज बताता हूं। राजा का एग्जाम्पल दूंगा तो आप कहोगे फैशन से हो जाता है, साधु का एग्जाम्पल देता हूं। चलो, दो लोग हैं, एक साधु है और एक चोर है। चोर भी कैसा? अच्छे लेवल का डकैत जो लोगों को लूट के खाता है, ठीक है। आप देखने वाले होने चाहिए बस। साधु को खड़ा कर दो और चोर को खड़ा कर दो। साधु काला है, चोर फुल क्रीम कराम लगवाता है, मतलब हर हफ्ते पार्लर में जाता है, हर हफ्ते मसाज करवाता है, बढ़िया एकदम गोरा है, ठीक है, गोरा है। आप दोनों को खड़ा कर दो, साधु सांवला है, काला है, चोर गोरा है, एकदम चिकना वो कहते हैं ना, मतलब चिकना चपटा एकदम मस्त वाला। आप दोनों को देखते बता दोगे कौन कैसा है, कपड़े दोनों के एक जैसे कर दो, आप देखते बता दोगे, बस देखने वाला होना चाहिए किसकी क्या फितरत है। तो फितरत की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ रंग पर मत जाना। और जो तपे हुए साधु होते हैं ना, उनके चमक आती है चेहरे पे, एक अलग ही ऑरा होता है उनका। तो यहां पर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे इंप्योरिटीज बढ़ती जा रही है, व्हाइटनेस खत्म होती जाएगी, वो चमचमातापन खत्म होता जाएगा, ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा। तो अब यहां पर बात आती है कि भाई ये यूज बहुत कम होता है, वेरी लेस यूज्ड, मतलब इंफीरियर ही, वेरी लेस यूज है। जनरली कहां पे यूज करते हैं? ऑर्चिड्स ब्रिक वर्क में। जब आप लोग कई ऐसा चिनाई कर रहे हैं जहां ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, तो बागबानी में जब आप लोग काम करते हैं तो वहां ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है, तो वहां हम लोग सस्ते के काम इसको कर देते हैं, ब्रिक वर्क इन ऑर्चिड्स। ओके, तो ये तीन तरह के लाइम हम लोगों ने देखे। आप लोगों को सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, काम आती है। अब बात करते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट थोड़े से फैक्ट की। आईएस 712 के बिहाफ पर आपके लाइम को क्लासिफाई किया है 6 क्लासेस में। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ। इन क्लासेस में जो लाइम आते हैं वो नाम आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एई एग्जाम। जेई में तो अक्सर ये सब नहीं पूछता, बहुत ही ज्यादा अगर टफ लेवल का एग्जाम आ गया तो एसएससी में पूछ लेगा, अदरवाइज ए लेवल तक में ये सब पूछता है, तो आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्लास ए में स्ट्रेंथ के बेसिस पर हमारे पास सबसे बढ़िया लाइन कौन सा आता है? एमिनेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ही अगर कह रहा हूं मैं, सेटिंग एंड स्ट्रेंथ के बिहाफ पर ही क्लासेस बनाई गई है, तो क्लास ए बेस्ट है, क्लास एफ बेकार है, तो सबसे बढ़िया एमिनेंट क्यों रखा, क्विक लाइन क्यों नहीं रखा? आई हैव टोल्ड यू द रीजन कि क्रैक डेवलप होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा शो नहीं कर पाता। क्लास बी में हमारे पास जो लाइम आता है, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम आता है। क्लास सी में जो हमारे पास लाइम आता है, फैट लाइम। ओके, क्लास डी में जो हमारे पास लाइम आता है दैट इज डोलोमाइट या डोलोमेटिक लाइम, ऐसा डोलोमेटिक लाइम। क्लास ई में जो लाइम आता है दैट इज द कंकर लाइम, एंड क्लास एफ में जो लाइम आता है दैट इज द सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम। आपको ये चीज याद रखनी है, आपके काम आ सकती है, सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम। तो आईएस 712 इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक आधी बार बच्चों से ये पूछा भी है इस पर क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब अगला ही टॉपिक मेरे पास आता है कि लाइम के यूजेस क्या है। भाई देखो, बहुत जगह यूजेस होता है आप लोगों का लाइम, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। लाइम जनरली आप लोगों का व्हाइट वॉश में यूज होता है, प्लास्टरिंग में यूज होता है, मैसनरी स्ट्रक्चर्स के मोटार बनाने में यूज होता है, कंक्रीट बनाने में यूज होता है आप लोगों का लाइम, सीमेंट बनाने में यूज होता है, पेंट बनाने में यूज होता है, फिर वाटर ट्रीटमेंट में भी आप लोगों का लाइम यूज होता है, सॉइल स्टेबलाइजेशन में लाइम यूज होता है, ग्लास बनाने में लाइम यूज होता है,
मेटलर्जिकल प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, उनमें आप लोगों का लाइम यूज होता है। तो बेसिकली ये सब आप लोगों को याद रखना है। तो मैं लिख देता हूं, व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रहा है, कंक्रीट मेकिंग में यूज हो रहा है, मोटार मेकिंग में यूज हो रहा है, ग्लास मेकिंग में यूज हो रहा है, उसके बाद पेंट मेकिंग में यूज हो रहा है आप लोगों का लाइम, मेटलर्जिकल प्रोसेस में आप लोगों का लाइम यूज होता है, तीसरी अगर मैं बात करूं तो सॉइल स्टेबलाइजेशन में आपका लाइम यूज हो रहा है। तो ये हमारे कुछ लाइन के यूजेस हैं, आप लोगों को आना चाहिए, और मैं मानता हूं कि क्लियर भी है। अब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको थोड़ा सा समझ कर चलते हैं। एक और लिख लो, वाटर ट्रीटमेंट में भी आप लोगों का लाइम यूज होता है। चले, अब यहां बात करते हैं कि हम लोग जब लाइम मोटार या अपना गेज मोटार बनाते हैं, ठीक है। देखो, मोटार की अगर क्लासिफिकेशन करता हूं ना मैं यहां से, तो मोटार आप लोगों का एक होता है लाइम मोटार, एक होता है आपका सीमेंट मोटार, एक होता है आपका गेज मोटार। तो ये तो देखने से समझ में आ रहा है कि भाई लाइम मोटार वो जिसमें लाइम मिला हुआ है, सीमेंट मोटार वो जिसमें सीमेंट मिली हुई है बाइंडिंग मटेरियल, गेज मोटार वो होता है जिसमें लाइम भी होता है और सीमेंट भी होता है। बाकी सब अपना रहेगा ही रहेगा, मतलब सैंड भी रहेगा और एग्रीगेट्स भी रहेंगे, लेकिन बाइंडिंग मटेरियल दोनों रहते हैं। तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकता है कि आप लोगों का अगर लाइम मिलाता हूं तो क्यों मिलाता हूं, व्हाट इज एक्चुअली द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट। तो लाइम मिलाने का रीजन होता है, इट इज एडेड या लाइम इज एडेड विद सीमेंट। लाइम आपके सीमेंट के साथ क्यों ऐड करी जाती है, बिकॉज एक तो ये आपके मोटार को ज्यादा वर्केबल बना देती है। रीजन के साथ थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मेक मोर वर्केबल। देखो, मैं आपको दो चीजें बताता हूं, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम, एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। आई होप आपको पता होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है जब आपका मटेरियल सेट करना शुरू कर देता है। फाइनल सेटिंग टाइम वो होता है जब आपका मटेरियल बिल्कुल सेट होके हार्डनेस गेन करना शुरू करता है, स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देता है। तो जो आपके लाइम का इनिशियल सेटिंग टाइम है वो लगभग लगभग 100 से 120 मिनट का है। अब मेरे को पता है भाई सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम तो बहुत कम है, तो इधर लाइम अगर ऐड करता हूं तो आपका सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, यानी आपको ज्यादा टाइम मिलता है अपने मोटार के साथ वर्क करने का। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये रीजन है। तो इसको मैं लिखना चाहूंगा, इट इज बिकॉज प्लास्टिक नेचर ऑफ द लाइम। मतलब लाइम की जो नेचर है वो प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक नेचर कैसे, वाटर को अट्रैक्ट करके रखता है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके रखता है, वाटर को अट्रैक्ट करके रखता है, हाईली प्लास्टिसिटी शो करता है, जिसके कारण वर्केबिलिटी ज्यादा आती है। दूसरा, अब मैंने कहा अगर ये पानी को अट्रैक्ट करके रखता है, वाटर रिटेंटिविटी शो कर रहा है, तो वाटर रिटेंटिविटी का मतलब सूखेगा नहीं जल्दी से। भाई इनिशियल सेटिंग टाइम जब भी तो ज्यादा है ना, सूख नहीं रहा, सूख नहीं रहा तो श्रिंकेज भी शो नहीं करेगा, बिकॉज आई नो ऑन ड्राइंग श्रिंकेज कैन बी देयर, तो श्रिंकेज कम आती है। तीसरा, पानी की ही प्रेजेंस के कारण इसका सरफेस थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ होता है, तो स्मूथर अपीयरेंस या स्मूथ सरफेस देता है। तो ये कारण होता है कि हम थोड़ा सीमेंट में लाइम ऐड कर देते हैं, जिसके कारण हमारे सीमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज एनहेंस हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास दो तरह के लाइम है, मैं वैसे ओरली बता रहा हूं बस आपको, ये नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा तो नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे इन सब बातों से हम लोग। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना सीमेंट होगा। मैंने आपको कहा कि आपके पास दो तरह के लाइम है, वन इज नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम, अनदर वन इज द आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। द नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम में अगर इंप्योरिटीज आर एडेड नेचुरली इफ वी आर ऑब्टेनिंग द लाइम फ्रॉम द लाइमस्टोन, जैसा कि हम सबने पढ़ा कि अगर लाइमस्टोन से इंप्योरिटीज मिलती हैं तो डेफिनेटली मैं ये बात कहता हूं कि वो नेचुरली मिल रही हैं। लेकिन समटाइम्स अब हमने सीमेंट बनाया, डू यू नो सीमेंट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लाइम। नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो सीमेंट जो है वो आपके लाइम का ही मॉडिफाइड वर्जन है।
एंड व्हेन इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लाइम, कैन आई से वन थिंग कि उसमें इंप्योरिटीज बाहर से डाली गई है, लाइम में इंप्योरिटीज बाहर से डाली गई हैं, वही 30% के बराबर, क्योंकि 30% ऑप्टिमम है। तो मैंने कहा अगर ये बाहर से डाली गई है तो आप लोगों का कोई ऐसा मटेरियल तो होगा जो सारी इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जनरली जो मटेरियल लिया जाता है वो होता है क्ले। तो जब लाइम के साथ क्ले को ऐड किया जाता है तो क्ले के इंट्रोडक्शन से ही आप लोगों का एल्यूमिना भी आ जाता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आ जाता है, आपका सल्फेट भी आ जाता है, आपके एल्कलीज भी आ जाते हैं, आपके आयरन ऑक्साइड भी आ जाते हैं। तो लगभग लगभग आप लोगों का एवरेज 65% लाइम रहता है, बाकी का सारा एवरेज आप लोगों का क्ले से इंट्रोड्यूस हो जाती है सारी इंप्योरिटीज। अब ये तो आप नेचुरली नहीं कर रहे, ये तो आप आर्टिफिशियली कर रहे हो। तो whenever you are adding external material to the lime so that it can shows us the optimum properties, ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा सेटिंग, हाइड्रोलिसिटी के साथ एक हाइड्रोलिक लाइम बना के दे देता है, दे रहा है। और उसी को आप लोग नाम दे रहे हो सीमेंट। आगे पढ़ेंगे, मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर का। उसी को आप लोगों ने नाम दिया सीमेंट। कैन आई से वन थिंग, सीमेंट और कुछ नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। हाँ, तो मैंने जस्ट यही बताया कि सीमेंट क्या है। सीमेंट इज द लाइम प्लस क्ले, सीमेंट इज लाइम प्लस क्ले। इस क्ले से हमको रिक्वायर्ड इंप्योरिटीज मिल जाती है, इस क्ले से हम सभी को रिक्वायर्ड इंप्योरिटीज मिल जाती है, और इन्हीं रिक्वायर्ड इंप्योरिटीज के कारण मैं ये बात कह सकता हूं कि आई एम जस्ट एडिंग इट आर्टिफिशियली। इसको हम लोग आर्टिफिशियली ऐड कर रहे हैं, ड्यू टू विच सीमेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। तो ये एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, सीमेंट को आप लोग आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम के नाम से भी जान सकते हैं। ये चीजें समझ आ रही? तो आपको लाइन जो है वो पूरा कंसेप्ट मैंने यहां पर समझाया, मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर भी हो गई हैं। तो अब क्वेश्चन बनता है, क्या हाइड्रोलिक लाइम वॉल्यूम इंक्रीज करता है? नहीं, इंप्योरिटीज के कारण ही तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, वो कंट्रोल्ड रिएक्शन दे रहा है। प्रोसेस को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर आए तुम कर दोगे। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सीमेंट से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए